गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे संकल्प परिवार में। तो आज बात होने जा रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आपको पता है चर क्या कहते हैं? आप बताइए जी, चर क्या होती है? क्या सभी अल्फाबेट चर कहलाते हैं? बिल्कुल। और अचर किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या मतलब? काउंटिंग। क्या चीज? बोलो जल्दी। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात, इसे अचर कहते हैं। और उन्हीं के आधार पे आज दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है बताइए तो? जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए? एक। हाँ बिल्कुल, चर का घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? रैखिक। बिल्कुल सही बात है। आपने तो पहले पिछले का वीडियो देखे हैं द्विघात बहुपद वाले? हाँ, उसमें बताया गया था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आपको रैखिक समीकरण बनाने आता है? बोलिए। नहीं आता है? तो आज हम बनाने सिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। देखिए, दो चर वाले, कितने वाले? दो चर, अर्थात इसमें दो चर भाग लेगा। कितना भाग लेगा जी? दो चर और वाले, नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, शब्द में ही आंसर छिपा रहता है और ये शब्द पे ही जाता है, याद रखना है ये आपको। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात इसमें दो चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। ठीक है, इसका घात नहीं होना चाहिए। तो अब ये घात क्या होती है, पहले एक बार एक लिख देते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, x प्लस वाई बराबर 20 हमने दे दिए। क्या जी? ये द्विघात बहुपद, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। देखो, एक चर ये और एक चर ये, दो चर हैं और इसका घात क्या है? एक ही है ना? हाँ बिल्कुल, इसे क्या कह सकते हैं हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी। समीकरण एक हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं आपको पता है? आपने द्विघात बहुपद में ये पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर या त्रिघात में एक्स क्यूब पढ़े थे ना। और उसमें हमने बताए थे बहुपद किस प्रकार से बना था कि किसी एक का मान हम जानते हैं और दूसरे का मान नहीं जानते थे, जिसका मान ज्ञात करने के लिए हमने एक ही चर का उपयोग कर रहे थे, उसमें पावर बढ़ा रहे थे। क्या जी? हल्ला नहीं कर रहे? आवाज आ रही है? ठीक है, ऑनलाइन वाले को डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए, यहाँ जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चर हैं लेकिन रैखिक है। उसमें क्या था? पावर बढ़ रहा था लेकिन चर एक ही था ना। अब जो यहाँ पे है, ये समीकरण किस प्रकार बनता है ये देखते हैं और ये इसका उपयोग क्यों आया है, क्यों हम मैथ में पढ़ रहे हैं। क्या कभी आप मार्केट जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलिए। मार्केट में कोई सामान ऐसा खरीदे हैं जिसका आपने मूल्य पता ही नहीं किए हैं? बताइए तो। हाँ बताइए, क्या चीज? क्या कपड़ा खरीदे थे? कौन सा? बोलिए। अच्छा, जीन्स पैंट। अच्छा बताइए, जीन्स पैंट मिलाकर आपको कितना रुपया लिया? कितना? अच्छा, आप अपना मन से बता रहे हैं, ठीक है, बताइए कितना रुपया? बोलिए, आप ही बोल दीजिए। आपको 540 रुपया। ठीक, मान लिया आपको हमने 540 रुपया में एक जीन्स खरीद लिए और एक शर्ट खरीद लिए। और दूसरी बात क्या खरीदे हैं? फिर से गए थे मार्केट, वही सामान खरीदिए ना जी। दूसरा सामान क्या खरीद रहे हैं? अच्छा, वही सामान खरीदे, क्या कितना रुपया लिया था इस बार? दो शर्ट। बिल्कुल। चलिए, दो शर्ट खरीदे हैं, उसके बाद कितना? एक जीन्स। बिल्कुल, चलिए एक जीन्स, उसके बाद कितना रुपया लिया आपको? कितना? 720। ठीक है, 720। क्या अब आपको पता नहीं था? नहीं था ना कि कितना रुपया में हमारा शर्ट था, कितना रुपया हमारा जीन्स था। तो अब आपको यहां निकालने में जो कठिनाई होती है, जो आप बिना जाने सामान खरीद लेते हैं, उसका मूल्य ज्ञात करने की जो विधि है वो यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक में हम ज्ञात कर रहे थे बहुपद में जो एक ही का मान ज्ञात था,
ठीक है, एक को ज्ञात करना पड़ा था, लेकिन यहाँ जो है दोनों का ज्ञात नहीं, बस हमको सिर्फ जो रुपया दिए थे वही पता है, और इसीलिए दो चरवारे समीकरण आपके सामने आया है। अब ये किस तरह से बनाते हैं, देखिए, कोई बालक मतलब आपका नाम ले लें, नहीं लेंगे, ठीक है, चुन्नू, ठीक है, चुन्नू, चुन्नू मार्केट जाता है, एक जींस और पैंट खरीदता है। चुन्नू मार्केट जाता है, एक जींस पैंट खरीदता है। लिख दें यहाँ पे क्वेश्चन, चलो, चुन्नू बाजार जाता है, ठीक है, बाजार जाता है, ठीक, एक जींस एक जींस और एक शर्ट खरीदा, खरीदा, मूल्य कितना था, खरीदा मूल्य 540 रुपया, 540 रुपया में, ठीक। दूसरे बार बाजार जाने पर ना, दूसरी बार बाजार जाता है, दो जींस, दो जींस में था जी, शर्ट था, बोलो जल्दी, दो शर्ट, अच्छा, दो शर्ट और एक जींस और एक जींस खरीदा, कुल रुपया कितना दिया, बोलो, 720। तो शर्ट का मूल्य और जींस का मूल्य ज्ञात करना है, शर्ट और जींस का मूल्य ज्ञात करना, नहीं ना, जींस, शर्ट और जींस का मूल्य ज्ञात करना है। यानी आप मार्केट गए, सामान खरीदे, उसका मूल्य नहीं पूछे, रुपया दिए चले आए, यही ना। तो देखिए, आपको हम जादू सिखाते हैं, अर्थात नहीं गए फिर भी हम बताते हैं कि कैसे हमने शर्ट का रुपये और जींस का रुपये निकालते हैं। तो आगे बढ़े। अच्छा, एक बात, हम डायरेक्ट आंसर निकालना आपको सिखा देते हैं। यहाँ देखिए, दो शर्ट खरीदा है और एक शर्ट यहाँ पर है, एक शर्ट बढ़ाया ना यहाँ पे, एक शर्ट बढ़ने पे कितना यहाँ पे रुपया आता है, बताइए जल्दी से। 720 में से 540 घटाएंगे, कितना बचेगा, जल्दी, अरे लड़का, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। अरे 720 में 540 यदि हम घटाएंगे कितना बचेगा, 0 12 में सर 8 और 6, 180 नहीं बचेगा, यानी 180 किसका रुपया हो गया, शर्ट का, कितना, एक शर्ट का। और दूसरा, एक शर्ट का जब 180 हो गया तो 180 540 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 0 14 में से 8 गया, 6 और 4 में से गया 360 जींस। वाह, अब आप देखिए क्या सही है आंसर, आंसर सही है ये, बिल्कुल सही है, लेकिन यूं ही करना नहीं है, क्योंकि जब इसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 नंबर का रहता है और उसको हल करना पड़ता है। हल क्या करना पड़ेगा आपको, कि कभी एक विलोपन विधि हल करने का नियम है, 5 नंबर आता है, 4 नाम 5 नाम, एक विलोपन होता है, एक प्रतिस्थापन होता है, एक वज्र होता है, और एक बदलकर विधि, और एक और भी एक होता है विलोपन, प्रत्यास्थापन, एक होता है तुलनात्मक विधि, नहीं जानते हो, हाँ बिल्कुल, 5, कितना कितना, 5, कौन कौन सा, विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, वज्र
बदलकर, बिल्कुल सही बात है। 5 प्रकार की समीकरण यानी ए समीकरण को हम 5 तरीका से हल कर सकते हैं। कितने तरीका से? 5 तरीका से। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक भी तरीका नहीं लगाया, अपने मन से हल कर लिए। तरीका लगाए थे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लगाए, लेकिन 180 आ गया एक्स का वैल्यू और 360 वाई की वैल्यू। ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से हल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम हल करके आपको बताते हैं। देखिए, अब आपने शर्ट देखे थे, शर्ट खरीदे थे और जींस खरीदे थे। शर्ट मानना पड़ेगा, माने इसलिए मानेंगे, जब तक नहीं मानेंगे तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम शर्ट की वैल्यू है कि फुल पैंट की वैल्यू है या जींस की वैल्यू है, पता चलेगा। इसीलिए माना, ये मत समझिए कि मैथ में सर मानना माना क्या है। माना माना कि इसलिए माना जाता है ताकि आपको निश्चित हो जाए कि हमने मान रखे ना। नहीं तो जींस शर्ट में चला जाएगा, शर्ट जींस में चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां चला गया। जैसे देखिए, माना कि जींस, अच्छा जींस की मूल्य या कीमत क्या था? एक्स रुपया। और शर्ट की कीमत, अच्छा शर्ट की मूल्य बराबर वाई रुपया। अच्छा एक बात बताइए, ये एक्स और वाई, यहाँ जींस एक जींस जो है एक्स माने है और शर्ट का वाई माने है, वो समीकरण गलत हो जाएगा। जो समीकरण बना हुआ है उसमें शर्ट का वैल्यू था वह एक्स और जींस का वैल्यू वाई था। देखिए, अब ये जो मान लिए हमने जींस का मूल्य एक्स रुपया, शर्ट का मूल्य वाई रुपया, अभी हमने एक शर्ट खरीदे तो इसका मतलब है एक रुपया देंगे, यानी एक एक्स देंगे। एक एक्स में क्या दिया हमको? एक जींस दिया। और एक शर्ट खरीदे तो एक वाई, तो यानी एक वाई, दोनों को जोड़कर कितना रुपया दिए थे हमने? 540 दिए थे, दिए कि नहीं? अब इसको समीकरण एक मान लिए, क्योंकि एक बार मार्केट गए तो एक समीकरण हमको ज्ञात हुआ। दूसरे बार मार्केट गए यानी पुनः, दूसरी बार मार्केट गए थे ना, पुनः गए थे जी, पुनः गए थे तो क्या कर रहे थे? दो शर्ट एक जींस, बिल्कुल सही बात, दो शर्ट एक जींस, लेकिन यहाँ जींस की वैल्यू एक्स है तो एक एक एक्स देंगे ना, क्योंकि एक एक शर्ट खरीदे तो एक एक जींस खरीदे थे ना। हाँ, और दो शर्ट खरीदे तो दो वाई होगा ना, बराबर कितना? 720 रुपया। बिल्कुल, समीकरण दो। इतना तक समझ में आया आपको? किस प्रकार से समीकरण बन रहा है? हाँ, आप मार्केट जा रहे हैं लेकिन सामान नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी आपको उसका आंसर पता चल जाएगा इस प्रकार से, लेकिन दो सामान को बार बार खरीदने से। ठीक है, देखिए, अब जो है इसको हल करने की तरीका जो होती है 5 होती है। एक होता है विलोपन, एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है तुलनात्मक, और एक होता है वज्र, वाह, वज्र गुणनखंड, अच्छा गुणनखंड। और एक क्या होता है जी? कौन सा? बदलकर, बिल्कुल बदलकर। इसमें से कौन किसको आता है हल करने, बताओ जी? बदलकर विधि। यानी 5 प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। कितने प्रकार? और एक प्रकार और डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जैसे ग्राफ विधि। क्या जी, ग्राफ विधि नहीं होता है? आपने ये बताया ही नहीं। ग्राफ विधि भी तो होता है ना, जिसमें हमको नहीं मान रखते, लेकिन ऐसे जैसे ही खिंचाता है तो उसका वैल्यू आ जाता है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू नहीं आता है। तो फिर ग्राफ विधि आपने बताया नहीं, 5 ही बोल रहे थे, कितना होता है अब? 6। 6 तरीका से हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आप ही बताइए इसमें से कौन सा निकाल के दिखाएं? पहले विलोपन, बिल्कुल सही बात है, पहले विलोपन ही निकाल दें। विलोपन में क्या होती है, आप देखिएगा, जैसे ये जो दोनों के संबंध आता है ना, जब समीकरण 1 एवं 2 हम लिखते हैं विलोपन विधि, ठीक है, इसको छोटा कर दें हम, इसको तो मिटा देते हैं पहले, ग्राफ विधि नहीं मिटा दें कि
इतना काहे हल्ला कर रहे हो जी? ये पांचों विधि को बहुत हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ रखें या यहाँ यहीं रख देते हैं, ठीक है। ये जो 5 विधि लिखे हैं, 6 विधि, ये सिर्फ हल करने का है। हल अभी इस पे हम विलोपन विधि कर रहे हैं। कौन सी विधि पे? विलोपन विधि। विलोपन विधि। देखो ध्यान से सीखे हुए आसानी से हल होगा। विलोपन विधि हो या कोई भी विधि, पहले इसमें हम किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं ये देखते हैं। विलोपन विधि जैसे ही लेते हैं तो समीकरण 1 एवं 2 लेना पड़ेगा। समीकरण 1 एवं 2, ताकि ये दोनों के साथ करते हैं हल, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 540, ठीक है। और क्या था? x प्लस 2y बराबर 720। समीकरण ये 1 है, समीकरण ये 2 है। अब हम डायरेक्ट इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या? देखिए कुछ ना कुछ यहाँ समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? समान। देखिए यहाँ x समान है दोनों में। यदि समान नहीं रहता तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 2x है प्लस y था और यहाँ पर 5 दे दिए, और यहाँ पे 4x और यहाँ पे प्लस 3y बराबर 20 दे दिए। यहाँ समान नहीं है। समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे ये 4 को इनसे गुना कर देंगे और ये 2 को इनसे गुना कर देंगे, क्या समान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 4 से गुना करेंगे 2 से 8 होगा, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो कोई ना कोई समान अवश्य होगा। तो समान करने के लिए हमको गुना करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे इनसे गुना किए, 4 था यहाँ पे, तो 4 से इधर गुना करेंगे कितना होगा? और इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना? समीकरण को 2 से, पूरा समीकरण के ही 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक है, मान लेते हैं इसमें भी एक और इसमें भी एक, दोनों समान है। क्या है? दोनों समान। लेकिन अभी जो है हम डायरेक्ट काट सकते हैं इसको माइनस में बदल कर। सभी को क्या कर दिए? माइनस में। सभी को माइनस में, क्योंकि सबके चिन्ह प्लस थे तो हमने क्या किया? सबको माइनस में कर दिए। अब डायरेक्ट काट सकते हैं। ये प्लस माइनस कट गया ना? कटा कि नहीं? कट गया। और माइनस ये y बच गया ना, क्योंकि दो एक यहाँ y है प्लस में, माइनस 2y है तो माइनस y बचेगा ना। और यहाँ बराबर जो आया, ये माइनस 720 में से 540 घटेगा कि नहीं घटेगा? 720 में से 540 घटेगा, कितना बचेगा बताइए तो आप? 0। 12 में 4 गया 8, 6 में से 180, ठीक है जी। 180, वो भी माइनस में। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया? 180 हो गया ना? हो गया। डायरेक्ट हमने कर दिए ना। और यही नियम था ना हमारा, मुंह से जब हमने हल किए थे डायरेक्ट। हाँ, इसी के लिए विलोपन विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ जो था ये समान था, लेकिन समान करने के लिए क्या करेंगे? जैसे यदि समान नहीं है यहाँ, तो इसको हमने क्या किया? 4 को इस समीकरण से गुना किए और 2 को इस समीकरण से गुना किए, और क्या हो जाएगा? 4 दूना 8x प्लस 4y बराबर 20। क्या किए? इसे बढ़ा दिए, वैल्यू इसका क्या किए? बढ़ा दिए, गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए। क्या हमको 2 गुना से हल नहीं हो रहा है? 4 गुना समान का हल हो जाएगा। जैसे 99 में क्या जोड़े जो 10 होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए 89 माइनस में होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने गुना किए तो ये आ गया। और उसी प्रकार 4 दूना 8x और 3 दूना 6y और 20 दूना 40। अब ये जो है माइनस में आ गया ना, समान आया तो माइनस हमने परिवर्तन कर दिया, चिन्ह परिवर्तन, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और गुना को भाग करना तो परवे करता है। उसी प्रकार माइनस 2y यहाँ आ जाता और यहाँ हो जाता -20। ये कट गया, y बराबर 10। y बराबर कितना जी? 20/2। क्या आ गया? 10। तो अब समझ में आ गया। एक की वैल्यू जैसे ही आपको ये आ गया ना एक का वैल्यू,
तो दूसरा वैल्यू अब निकलता क्या है, एक का वैल्यू यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 180 आ गया ना। अब y का वैल्यू 180 आ गया तो हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं मान। जैसे ही y का मान रखेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि गुणज और भाग और जोड़ घटा करना नहीं आता है तो भाई मैथ तुमसे नहीं होगा। मैथ के लिए तुमको जोड़ घटा गुना सीखना पड़ेगा, और वो हमने बनाए हुए हैं। कौन से में? हमने मैथ को 3 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? एक था क्या? संख्या। संख्या एक था, बीजगणित एक, रेखीय, बिल्कुल। एक था हमारा अंकीय गणित, अंक के आधार पे था, जिसमें हमने बताए थे वास्तविक संख्या, समांतर श्रेणी और सांख्यिकी और प्रायिकता। और दूसरा था बीजगणित। बीजगणित में हमने रखे थे बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिकोणमिति और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये सभी भी बीजगणित के आधार पे होते हैं। क्या जी, क्या है ये बातें? क्यों हल्ला कर रहे हो इतना? तुमको मजा आ रहा है? बाबू मैथ है, मैथ पढ़ लो। फिर हाँ, शांति रहा करो। और रेखिया में क्या आता है? त्रिभुज। त्रिभुज के बाद हमने बोले थे निर्देशांक इसी में पढ़ना है, और त्रिकोणमिति परिचय भी पढ़ लेना, इसी के साथ रचनाएं भी पढ़ना है, वृत्त से संबंधित कुछ आकृति आते हैं वो भी पढ़ना है। लेकिन ये जो है हमारा क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में तो जोड़ घटा गुना भाग तो आना आवश्यक है ना, क्योंकि मैथ जोड़ घटा गुना भाग पे ही आता है। किस पे? जोड़ घटा गुना भाग पे ही। तो खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये y का मान हमने किसी एक में रख देना है। एक में कौन रखेंगे? जो आसान होगा, x प्लस वाई बराबर 540। समीकरण एक हम देख लिए कि भाई इसमें आसान होगा हल करना, ठीक है, इसलिए हमने आसान वाले में रखे। और x प्लस वाई की वैल्यू कितना? 180 था ना। 180 बराबर 540, और x को हमने क्या किए? बराबर इस साइड रखे हैं, लेकिन 540 को हमने लिख दिए। अब ये 180 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में होगा? माइनस में। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, ताकि ये मैथ में ये अधिकतर यूज होता है। अब कितना बचेगा? 540 में 360, बिल्कुल। x की वैल्यू कितना? 360। अब हमने जो पहले मान निकाले थे, क्या वही ये दोनों मिलता है? इसलिए लिख सकते हैं ना, या आता लिख सकते हैं ना, किसका मूल्य? इसलिए जींस का मूल्य x रुपये, तो जींस का मूल्य कितना? 360, और शर्ट का मूल्य 180, टोटल 540 पहले बार में लिया था। ए बाबू क्या है ये विलोपन विधि आपने समझ गए? हाँ, अब आप एक चर्चा हम कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में ज्यादातर पूछा जाता है। ये तो हल करने तो किसी के रूप में हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रखंड विधि या बदलकर विधि। लेकिन जो है ग्राफीय विधि, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जो ये समीकरण है इसके बारे में, ठीक है। देखिए, जैसे अभी हमने आपके सामने लिखे थे x प्लस वाई बराबर 540 लिखे थे ना, 540 समीकरण एक माने थे ना, और x प्लस 2y बराबर 720 था ना, समीकरण 2 था। अब इसकी क्या वैल्यू है, इसको क्या इसका संबंध है, पीटेंगे, कह देते हैं, समझा करो। देखिए इसका जो है, इसमें भी अब मान रखना पड़ता है। जैसे हमने बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 को ABC मानते हैं जी, मानते हैं ना। उसी प्रकार यहां भी मानेंगे, यहां भी मानेंगे, बस क्रमागत रूप में। क्रमागत रूप में क्या? बराबर के हमेशा याद रखिएगा, बराबर के हमेशा इस साइड करके, किधर? बराबर के साथ 0 होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई माइनस 540 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए
क्योंकि बाबू x प्लस वाई को जोड़ने के बाद कितना हो रहा था हमको, x और y को जोड़ने पे 540 हो रहा था ना। अब वही 540 हमने घटा दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। हाँ, यही 0 के आधार पे इसका कुछ संबंध है जो हम बताने जा रहे हैं, फैक्ट। उसी प्रकार x प्लस 2y माइनस 720 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 और 2 ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां जो है मान, जैसे a का मान, तो a1 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा कि बाबू इसको एक 1 रखेंगे तो इसको भी a का मान रखना पड़ेगा ना, इसलिए इसको a1 तो इसको a2 रख रहे हैं। आवाजें आ रही है आप सबकी, ऑफलाइन वाले बच्चे का ऐसे ऑनलाइन भी पढ़ रहा है ना, आवाज नहीं आना चाहिए नहीं तो पिटेंगे, ठीक है। a1 बराबर 1, कितना a1 बराबर 1, a2 बराबर बराबर 1, b1 बराबर 1, b2 बराबर 2, c1 बराबर -540, बिल्कुल -540, c2 बराबर -720, ठीक है। अब इसका क्या संबंध है, संबंध ये है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, याद रखना पड़ेगा आपको। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 यदि रहता है, इसको 3 रूप नाम दिया जाता है। 3 नाम में क्या क्या, तो सबसे पहले इसको कहते हैं रैखिक, क्या कहते हैं, एकल हल, एकल हल। एकल हल क्या होता है, इसका एक ही हल होगा, ठीक है, x और y की वैल्यू। दूसरा क्या है, संगत होगा, यानी जिसका x और y की वैल्यू निकल जाता है उसे संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, संगत बोलते हैं, ठीक है। और रेखा की स्थिति के आधार पर इसका नाम कहता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा बाबू, प्रतिच्छेदी। देखो ये a1 a बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 यदि रहता है, इसका एक ही हल होगा, चाहे जो भी कर लो, चाहे जो भी कर लेंगे उसका एक ही हल होगा। जैसे यहां पे हमने अभी निकाले थे x और y का मान, x का मान कितना था 360, y की वैल्यू 180, क्या उसके अलावा और भी कुछ हो सकता था, नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन यहां जो है संगत क्या था, जितना वैल्यू x में यहां था उतना ही वैल्यू x में यहां भी रहा था कि नहीं, और जितना वैल्यू इसमें था उतना ही वैल्यू इसमें भी y का मान था, दोनों का समान था कि नहीं था। और जब दोनों का समान था उसी को ही क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। यदि हम एक आकृति यदि खींचते हैं रचना में, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तो ये समीकरण के रूप में जब हम खींचेंगे ग्राफ के रूप में, तो वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा बाबू, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी जैसे ही हुआ, इसका मतलब है कि एक ही बिंदु पे काट रही है, यानी एक रेखा में, ए लड़का क्या है ये, एक रेखा दूसरी रेखा को एक ही बिंदु पे काटेगी ना, तो वही का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे एक ही हल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एकल हल, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और आता है जिसके कहते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा v2 बराबर नहीं c1 बटा c2। अब ये क्या है, अब मान लीजिए इसको मिटा दें हम, इतना समझ में आ गया ना। a1 बटा a2 किसको हम मानना है, या a1 किसको मानते हैं, a2 किसको मानते हैं, समीकरण 2 होने चाहिए। और हमेशा ये जो है अचर, अचर को बराबर के इस साइड लाना आवश्यक है, जीरो होना आवश्यक है बराबर के उस साइड में, ठीक है। नहीं तो आपकी जो भी समीकरण होगा वो कहीं ना कहीं त्रुटिबद्ध होगा। क्या होगा, त्रुटिबद्ध, इसलिए इधर वापस लाना आवश्यक है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते नहीं, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए
देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये कैसे है? अब मान लीजिए एक x प्लस वाई बराबर 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। अब यहाँ कहता है कि 2x है और यहाँ 2y है बराबर 50। अच्छा एक बात आप समझिए, ये आपको दिख रहा है बढ़िया कि नहीं? जैसे एक कलम खरीदे, एक कॉपी खरीदे, 20 रुपया लिया। 2 कलम खरीदे, 2 कॉपी खरीदे, 40 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रजा कुमार, एक कलम एक कॉपी खरीदे तो कितना रुपया? 20 रुपया। और 2 कलम 2 कॉपी खरीदे तो 40 रुपया होना चाहिए ना। लेकिन ये जो है 50 रुपये कर रहे हैं। 50 रुपये जब कर रहे हैं तो उसी कहते A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो वो कैसे हम अभी निकाल के दिखा देते हैं आपको। x प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 50 बराबर 0। A1 का मान है 1 और A2 का मान है 2। Y1 यानी Y1 को हम क्या मानते हैं? B1। B1 बराबर 1, B2 बराबर 2 और C1 बराबर -20, C2 बराबर -50। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसको हम बट्टा में लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। होता कि नहीं होता? जैसे 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है, लेकिन -20/50 है। माइनस में क्या? -20/50 1/2 आएगा? नहीं आएगा, तो इसीलिए बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका हल होगा? एक भी हल नहीं, अर्थात कोई हल नहीं खाते। क्या कहते हैं बाबू? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आया आपको? जब कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये असंगत होगा कि नहीं होगा? कहीं भी नहीं मिलेगा ना कुछ भी, असंगत। जब असंगत होगा, जब रेखा एक दूसरे को नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? समांतर चलेगा ना रेखा। रेखा कैसे चलेगा? समांतर। कोई दिक्कत? समांतर चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया आपको? A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, उसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अब जो आता है एक और, उसे कहते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसकी दशा क्या है? इसकी दशा क्या है? इसकी दशा क्या है? रखते हैं इधर। देखिए, जैसे मानते हैं x प्लस वाई बराबर, हमने अभी रख लिए 20 रुपया रखे थे ना, और 2x प्लस 2y बराबर 40। जैसे आपने अभी बोले थे कि एक कलम एक कॉपी का मूल्य 20 रुपया है, तो 2 कलम 2 कॉपी का मूल्य कितना होगा? 40 रुपया। रख दिए ना? रख दिए कि नहीं? बिल्कुल रख दिए। अब इसको हम यदि निकालेंगे उस तरह से जैसे हम निकाल रहे थे, x प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0। उसके बाद 2x माइनस 2y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब इसको यदि हम निकालते हैं A1 में तो क्या होगा?
A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, B1 बराबर 1, ये प्लस में है ना, B2 बराबर 2, C1 बराबर -20, C2 बराबर -40। ठीक है, जब इतना हम लिखते हैं, जब इसको A बटा B के रूप में करते हैं, ओहो, इसको कैसे वापस लाते हैं? तो ये ठीक है। अब इसको जैसे हम लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर -b बटा -40 लिखेंगे, क्या होगा? 1/2 आएगा कि नहीं, माइनस माइनस तो 31 हो जाएगा, 20/1/2, यानी ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है ना, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जो इस प्रकार से रहता है उसका क्या स्थिति है, तो उसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कहते हैं बाबू? अपरिमित रूप से। क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये क्या है, इन पे विचार कर लेते थोड़ा सा। ये इसलिए है अपरिमित रूप से अनेक हल, हल तो बहुत सारा हो जाएगा लेकिन निश्चित नहीं होगा। निश्चित नहीं होगा कैसे? अब मान लीजिए यहाँ x और y है, दोनों मिलकर 20 रुपया है। हो सकता है कहेगा कि कलम हमने 1 रुपया में खरीदे थे, 19 रुपया में कॉपी खरीदे थे। कलम 1 रुपया और 19 रुपया में कॉपी, और यहाँ भी कहेगा 2 रुपया में कलम हुआ, 38 रुपया में कॉपी, तो 40 बराबर है ना, इक्वल। और हो सकता है यहाँ पे कहेगा कि नहीं, 2 रुपया में हमने कलम खरीदे थे, 18 रुपया में कॉपी खरीदे थे। 2 रुपया में कलम और 18 रुपया में कॉपी तो 20 रुपया, 4 रुपया में कलम और 36 रुपया में कॉपी, कितना हुआ टोटल? 40 रुपया। यानी हल तो हो रही है लेकिन निश्चित नहीं हो रही है। वो कहता हो भाई 20 रुपया में कॉपी रखे थे, 0 रुपया में कलम, फ्री एक कॉपी के साथ। ठीक है कि नहीं? जब उस प्रकार से तो, लेकिन हल तो है, लेकिन अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल है ना। जब अनेक हल है अपरिमित रूप से, तो समझिए कि संगत होगा कि असंगत होगा? बिल्कुल संगत होगा। क्या होगा बाबू? संगत। जब हल है तो संगत होगा, जब हल है तो संगत होगा। अब देखिए, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा था, क्योंकि एक ही जगह मिल रहा था, क्योंकि x और y का मान एक ही था, एक ही होना चाहिए प्रतिच्छेदी में। लेकिन जैसे ये असंगत हुआ था तो समांतर चल रहा था, कभी मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा ना। लेकिन जैसे ही हमारा ये है अपरिमित रूप से अनेक हल, हर जगह हल्ले है। हल है क्या है? जैसे एक भी मान सकते, 2, 4, 6, 8, 10, जो मानना है सो मान लो। उसी प्रकार से उसको क्या कहेंगे हम? संपाति कहेंगे नहीं, यानी एक ही रेखा है और उसी रेखा पे दूसरा रेखा है। अब किसका मान ले? यहाँ का ले कि यहाँ का ले कि यहाँ का ले? जो लेना है ले लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। आपका मन है कि -10 रुपया में हमको कलम दिया था, मतलब कलम लेंगे तो 10 रुपया वही देगा, लेकिन 30 रुपया में उसने कॉपी दिया था, है कि नहीं? 20 रुपया होगा। यानी ऋणात्मक हो या धनात्मक कुछ मान्य है ही नहीं, बस अपरिमित रूप से अनेक हल है, संगत है और संपाती रेखा, रेखा एक दूसरे पे आ रही है, अर्थात संपाती है। क्या है बाबू? संपाती। तो आप समझ में आया आपको कि हम ये इसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रतिच्छेदी देख लिए, समांतर देख लिए, संपाती देख लिए। उसी प्रकार एकल हल संगत देख लिए, उसी प्रकार कोई हल नहीं और संगत देख लिए। अपरिमित रूप से अनेक हल, संगत और संपाती। इतना तक आप समझ गए? बोलिए, बोलिए जी, समझ गए आप? हाँ, तो इस तरह से हम समझ गए। अब यहां जो आता है, संपाती हो या प्रतिच्छेदी हल हो या कोई हल नहीं, उसको ग्राफ रूप से हम हल कर सकते हैं। हम नहीं, आप भी, हमने बताए थे ना, किसी भी
रैखिक समीकरण को दो घात क्या दो पद वाले रैखिक समीकरण को कितने तरीका से हल कर सकते थे? 6 तरीका से। कितने तरीका से? 6। कौन कौन था? वो हमारे इधर लिखा हुआ है ना, देखिए, ग्राफ विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणनखंड विधि, बदलकर विधि। ये 5-6 प्रकार जो हैं, इस तरह से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए, एक दो बता देते हैं आपको हल करने के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे विलोपन हो गया, विलोपन होने के बाद हम बताते हैं ग्राफीय विधि। कौन विधि? ग्राफीय विधि। ये ग्राफीय विधि क्या है? बोलिए तो आप सब। इसको हल भी करना है और ग्राफ पे भी देखना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अब एक समीकरण आप ही बोलिए अपना मन से, बोलो जी अपना मन से एक समीकरण बोलो जो हम ग्राफ विधि से। हाँ, एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 3। चलो ठीक है, 3। उसके बाद 2x और प्लस 3y, 3y बराबर, बोलो जल्दी से। 8। इसको हल कर दें कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। देखिए, ग्राफीय विधि से हल करने का एक ही नियम है। क्या हो नियम? नहीं पता आपको? हल करते हैं ना, देखिए। देखो, ग्राफीय विधि जो है, सबसे पहले समीकरण 1 में लेते हैं। क्या लेते हैं? समीकरण 1 में। कभी पहले लिखना होता है समीकरण 1। समीकरण 1 में ये क्या है? जैसे हम लिखे समीकरण 1, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 3 है ना। हम लिख सकते हैं ना x बराबर 3 माइनस वाई, क्योंकि आपने जोड़ घटा सीखे थे ना पहले कि प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो x बराबर 3y माइनस हो गया। अब यहाँ पे किसका मान रखेंगे जो हल होगा? y का मान रखेंगे कि x का मान? y का मान रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि y में क्या है? गुणज में, अथी में है ना, पद में। पद में नहीं लिखा है, देखो तो 3 माइनस वाई लिखा हुआ है, तो y का मान रखना पड़ेगा। बच्चे बहुत सारे हैं जो कहीं x का मान रख देता है, कभी क्या कर देता है? x का मान रख देगा। लेकिन हम यहाँ y का मान रखेंगे जब लिखेंगे, जब y बराबर क्या बता तुम ही? 0। लो 0, 0 रख दिए तो क्या होगा? x बराबर, जल्दी बताओ, 3 माइनस 0 हटाएंगे, क्या बचेगा? 3, यानी x का मान 3। फिर पुनः, मतलब पुनः नहीं लिखेंगे, फिर भी जब y बराबर कितना? 1, तो x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। फिर कम से कम 2 निकालते हैं, लेकिन 3 निकाल देते हैं आपके लिए। y बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा? 3 माइनस 2 बराबर 1। इतना हल करने के बाद इसको ग्राफ में रख देते हैं। ग्राफ में क्या, इस तरह से खटाला बनाएंगे, बास्केट में रख लेते हैं। देखिए, इधर x लिखते हैं, इधर y लिख रहे हैं। x का मान ऊपर वाला में लिखेंगे और y का मान नीचे वाला में। x का मान ऊपर वाला में लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या है? पहले में 3 है, दूसरा में 2, तीसरा में 1। उसी प्रकार कैसे रखे थे? पहला में मान रखे थे 0 y का मान, और दूसरा में 1, तीसरा में 2। ये हमारा हो गया समीकरण 1 का हल। फिर पुनः करेंगे। पुनः क्या करेंगे? पुनः, पुनः में समीकरण 2 लेना पड़ेगा ना हमको, उसी प्रकार से करना है। समीकरण 2, समीकरण 2 जैसा ही लिए तो क्या आएगा हमारा? 2x प्लस 3y बराबर 8। हाँ, समीकरण ये 2 है, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए,
2x बराबर 8, ये माइनस में आएगा ना 3y। अब ये 2x यहाँ सिर्फ नहीं है, ये क्या है, गुणज में है ना। गुणज में है तो जैसे ही उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, सभी के लिए भाग हो जाएगा ना, सबके लिए, क्योंकि सबके लिए गुणज में है तो सबके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 8 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ y का मान रख सकते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना। आप बताइए y की वैल्यू क्या रखें, जब y बराबर 0 जो रखे थे उधर, y बराबर 0 तो x बराबर 8 माइनस 3 गुना 0 बट्टे 2। क्या होगा, 8 माइनस 0 बट्टे 2, क्योंकि 0 और 3 को गुना करने पे कितना आता है, 3 आता है, मारेंगे एक सपाट, समझा। -3 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 में कुछ भी संख्या से यदि गुना करेंगे, कुछ भी संख्या से क्या होगा 0, या कितना भी संख्या क्यों ना है उसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, 3 आएगा। देखता है ऐसे ही बच्चा है, कमेंट करता है। तो 8 बट्टे 2 कटेगा तो क्या बचेगा 4, बोलो अब 3 यहां भी बोल दो, हो ना, 8 में से 2 से भाग देंगे 3 आएगा, समझ लेंगे हम, समझा करो। चलो उसके बाद है जब y बराबर कितना 2, तो x बराबर 8 माइनस 3 गुना 2 बट्टे 2, क्या होगा 8 माइनस 6 बट्टे 2, 2 बट्टे 2 बराबर 1, ठीक है। उसके बाद आता है जब y बराबर 1, तो x बराबर 8 माइनस 3 गुना 1 बट्टे 2, इसको छोटा कर देते क्या, ठीक है। तो जब अब इसको हल करते हैं तो 8 माइनस 3 बट्टे 2, 5 बट्टे 2, तो कितना आता है बाबू 2.5। अब इसको किस में लिख देंगे, ब्रैकेट में, कोष्टक में खाली जगह बना के कि x और y, x का वैल्यू पहले कितना निकला था 4, उसके बाद दूसरे नंबर पर कितना निकला था, बोलो न रे 1, 2 बट्टा कुछ नहीं 2.5, 2.5, ठीक है। और रखे थे पहले कितना 0, फिर 2, फिर 1। अब देखिए ये क्या हमारा हल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन अब जो आता है, जो हमने बताए थे रेखीय गणित में, आप देखे नहीं होंगे शायद वीडियो रेखीय गणित का। रेखीय गणित में हम बताए थे किसके बारे में, किस प्रकार से आकृति की रचना हो रही है, किस प्रकार आकृति का योगदान हमारे जीवन में हो रहा है, और किस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से आकृति के आधार पर पढ़ना अनिवार्य है। अब जो आकृति का ही यहाँ भी काम आ रहा है, किसका, आकृति का। आकृति क्या, एक खटाल बनाते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं आप सबके लिए, ठीक है। दिख रहा है ना इतना वो, हाँ दिखना चाहिए। देखिए ये जो है हमारे अब हल हो गया, हल हो गया, लेकिन अब है रचना करना, क्योंकि 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है तो रचना तो करना पड़ेगा ना। रचना करने के लिए हम निकालते हैं आप सबके लिए शेप, इसमें तो पता नहीं, टेबल में नहीं है, शेप, शेप में भी नहीं है, रूलर इसमें भी नहीं है, चलो हम खींच देते हैं, उसको रहने दो, उतना फंक्शन क्या है। देखो ये 2 रेखा हमने खींचे,
जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है बाबू? प्रतिच्छेद करता है। हमने पहले के वीडियो में अर्थात जब आकृति के बारे में बता रहे थे, रेखा गणित के बारे में, उसमें बताए थे रेखा अनंत तक जा सकती है, इसलिए तीर का निशान देना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके टीचर लोग जो होंगे ना एग्जामिनर चेक करने वाले, वो नंबर आपका काट लेंगे। फुल नंबर यानी 100/100 लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अब देखिए हमने बताए थे, ये मानते हैं इसको आधार, क्या मानते हैं? आधार, जिसको हमने बोले हैं आधार को मैथ में बोला जाता है भुज। क्या बोलते हैं? भुज होता है। क्या होता है बाबू? भुज। अब आधार पे तुम सब गांव के हो? हाँ, गांव के हो, तो आधार माने भुज, भुज तो आधार हो गया। अब इस पे रखने वाले को क्या कहते हैं? कोठी। कैसे रखते हैं? गिरा कर रखते हैं कोठी? नहीं नहीं, हाँ, तो याद रखने के लिए कोठी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? कोठी। कोठी कैसे रहता है? ऊपर की ओर। हाँ, जमीन पे खड़ा रहता है। क्या रहता है? जमीन पे खड़ा। ठीक है, जमीन पे खड़ा। अब इस प्रकार से ये जो भुज कहते हैं, भुज एक्स अक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स अक्ष। ये अक्ष मतलब रेखा को अक्ष में रखा गया और इसको एक्स से सूचित करते हैं, और इसको वाई अक्ष कहते हैं। लंबवत को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं बाबू? वाई अक्ष। इसको एक्स से सूचित करते हैं, इसको एक्स डैश से, इसको वाई से, इसको वाई डैश से। ठीक है। अब जो आगे बढ़ेगा भुज में, आगे की ओर जाएगा, जैसे इधर से इधर हमारा प्लस में जाता है ना, प्लस जाता है यानी आगे की ओर, तो हम क्या कहेंगे? इसको धनात्मक कहेंगे, अर्थात प्लस होगा ना हमारा चिन्ह। इधर जाएंगे तो प्लस का चिन्ह होगा, और ऊपर भी जाएंगे तो क्या होगा? प्लस से होगा ना। हाँ, प्लस प्लस। और इधर सबसे पहले आएंगे तो इधर आएंगे ना, आधारे पर ना बोलेंगे जी। यदि हम आपको कह दे 5 मिनट, 5 मीटर आगे जाएंगे ना, और 5 मिनट पीछे कहेंगे तो पहले आधार पे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। ऊपर क्या पहले ऊपर चल जाता है फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे? नहीं ना। तो जब हम उस तरह से नहीं कर सकते तो पहले भुज लिखेंगे, इसीलिए पहले भुज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भुज। पहले भुज लिखा जाता है, इसी को समझो पहले। भुज और कोटि इस तरह से लिखा जाता है। निर्देशांक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 0, जैसे यहाँ लिख सकते हो एक्स और वाई वैल्यू क्या है? 3 0। क्या है? 2 1, 2 0 है, 1 है, 1 है, 2 1। फिर क्या है? 1 2, है ना। ये वैल्यू है इसका, कि पहले x को लिखे, फिर y को, फिर x को, फिर y को, फिर x, फिर y। इस प्रकार से। अब उसी प्रकार से भुज को पहले लिखते हैं, कोटि को बाद में लिखते हैं। अब इनमें इसमें फिर माइनस में आते हैं तो पहले ऋणात्मक पहले पीछे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? पीछे। उसके बाद ऊपर जाना है तो ऊपर, नीचे जाना तो नीचे, प्लस माइनस प्लस। और इधर तो माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि पीछे जाने के बाद भी नीचे चला जाता है। नीचे जाता है ना, देखो इधर से इधर आए नीचे चले गए। इधर प्लस में जाते हैं, प्लस में जाने के बाद नीचे चले जाते हैं, यानी प्लस और माइनस। इस इन चतुर्भुज को 4 नाम दिया गया है, चतुर्थांश को 4 नाम। इसको कहते हैं पहला, पहला। इसको क्या कहते हैं? पहला। क्या कहते हैं? पहला। इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। याद रखना, पूछा जाता है, इतना याद रखेगा मैथ में कम से कम 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर इनसे पूछा जाता है। गारंटी के साथ बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आएगा, ग्राफ विधि आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। 10 तो कम में बोल दिए, 15 से ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, 10 रहने दे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जो है ये इसको क्या कहते हैं? इसका एक नाम है मूल निर्देशांक, मूल बिंदु जिसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। में क्या होगा? x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होगा ना। 0 0 होगा कि नहीं होगा? 0 0 होगा। अर्थात इधर लिखेंगे तो धनात्मक में, ऊपर लिखेंगे धनात्मक में, इधर लिखेंगे ऋणात्मक में, इधर लिखेंगे ऋणात्मक में। कोई दिक्कत? जब इतना लिख देते हैं तब मान रखते हैं। मान रखते हैं क्या? तो एक पेज आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। ठीक है,
एक खींचिए ये से और एक से पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या देना है? हाँ, तीर के निशान। ठीक, इधर लिखना है 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कि ये देखिए, इसका खटाल होता है, समान अंतराल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान अंतराल। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं, एक कहीं लिखते हैं, दो कहीं लिखते हैं, तीन कहीं लिख देंगे। क्या होना चाहिए? सबका समान होना चाहिए। ऊपर भी जाएंगे तो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? समान होगा। खटाल तो बना हुआ रहता है, इसमें तो बना नहीं है। जो दिक्कत हो रही है उसमें नहीं होगा। ठीक है, बस आप अपना नज़र खोल के रखिएगा तब। इसको एक्स, इसको वाई, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। इसमें ऋणात्मक कहते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब एक रेखा यहाँ खींच देते हैं, इसलिए कि यहीं से यहीं तक देखिएगा। जो भी रिजल्ट चेक करेगा, उतना खींचने के बाद उनको एक खींच खींच दिया जाता है, इसलिए कि वो यहीं तक देखेगा। आगे हो सकता है आपने रेखा को कर दिया ऐसे, गलत हो जाएगा ना, इसलिए ई बिंदु देने के बाद वो रेखा इधर नहीं देखेगा। इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, जब इतना खींच दिए, अब यह इधर मान था ना, मान क्या था? x का वैल्यू था 3 0, मतलब एक मान था 3 0, 3 यहाँ है और 0 भी यहाँ है, अर्थात ये 3 था x का मान और y का मान 0। तो y ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं नीचे जाएंगे, यहीं पर रहेगा ना ये रेखा पे। कभी कभी पूछ दिया जाता है, x अक्ष पे y की वैल्यू क्या होगा? x अक्ष तो यही हुआ ना बाबू, और इसको y अक्ष कहेंगे। तो x अक्ष पे वैल्यू क्या होता है? x अनंत होता है, y बराबर क्या होता है? 0। और y अक्ष पे क्या होती है? x 0 और y अनंत, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था? अगला है 2 और 1, यानी x का मान 2 और 1। 2 है तो ये, और x की वैल्यू क्या है? 2 और 1। 1 मिनट, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, उसके बाद क्या था? 1 और 2, यानी x का मान 1 है और y का मान 2। 1 और 2 ये हो गया ना। अब इस तरह से हम यदि एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा यदि हम इधर से खींच लिए, ये एक रेखा हो गया हमारा। फिर दूसरा समीकरण का क्या मान था? 4 और 0, x का मान 4 और y का मान 0। 4 और 0 यानी ये है, x का मान 4, y का मान 0। दूसरा क्या था? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यानी यही आ रहा है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा मैं 2.5 और 1, 2.5 और 1, 2.5 और 1, ये 2.5 और 1 यानी इसके बीच आता है। ठीक है, यहाँ 2.5 और 1 के बीच यहाँ आना चाहिए, इस लाइन में। 1 मिनट,
कहाँ आएगा 2.5 यानी यहाँ और यहाँ। अब ये देखो तीनों देखा एक रेशियो में आ रहा है ना, एक रेशियो में जब आ रहा है इसको मिला सकते हैं हम। ये कौन बंदा है, मिल गया। देखो दो रेखा एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेदी है, संगत है, अपरिमित रूप से एक हल है कि अनेक हल है, अद्वितीय हल या एकल हल। अद्वितीय मतलब इनके जैसा आपको कोई नहीं हो मिलेगा, मतलब इसका आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया जी, यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 2, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया 1 और 2, 1 और 2 यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। और इस प्रकार से समीकरण इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, समीकरण रेखा में हमेशा ये नियम का पालन करना अनिवार्य है, ठीक। अब इसमें समीकरण लिख देंगे, जो समीकरण का मान रखे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 2 आंसर। हमको अभी नहीं निकला था तक खसीद हल कर देते हैं, इतना हमारे ग्राफ विधि से हल होता है और ये 5 नंबर फिक्स रहता है, ठीक है। इसलिए ग्राफ विधि के अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। अब किसी दिन आगे पढ़ेंगे हम कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और बदलकर विधि, क्योंकि दो तो अभी यहाँ पढ़े ना, एक विलोपन विधि पढ़ लिए, एक पढ़ लिए ग्राफे विधि। अब बचा प्रतिस्थापना, मतलब प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, बज्र गुणनखंड और बदलकर विधि। 4 विधि भी पढ़ना बाकी है, वो एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।